नाज़रीन आदाब, यह है समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। जम्मू कश्मीर खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं शबाब अनवर। मसरत आलम की रिहाई के मामले पर जम्मू कश्मीर हुकूमत ने तीसरी रिपोर्ट वज़ारत दाखिला को भेजी है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मसरत की फिर से गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं बनता है। हम आपको बता दें कि वज़ारत दाखिला ने मसरत के मामले पर रियासती हुकूमत को एडवाइजरी जारी की थी और कहा था कि कोई और बेस बनाकर मसरत आलम को गिरफ्तार किया जाए। सनम तसद्दुक हमारे नुमाइंदा श्रीनगर से इस पूरे मामले पर फोन लाइन पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। सनम, एक तरह का कहा जाए कि अड़ियल रवैया रियासती हुकूमत की तरफ से है। अब एक मरतबा फिर लग रहा है कि इस इत्तेहाद के सिलसिले में और भी ज्यादा बातें हो जाएंगी। बीजेपी की तरफ से जम्मू कश्मीर में क्या रिएक्शन है? सनम तसद्दुक साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं और जिस तरह से किसी और जवाब को बनाकर गिरफ्तारी जो मसरत आलम की उससे इनकार किया है रियासती हुकूमत ने। सनम, सबसे पहले ये बताइए कि जम्मू कश्मीर जो अलायंस में शामिल है बीजेपी, वहां से क्या रिएक्शन आया है? क्या तलखियां और बढ़ जाएंगी? साहब, जो मसरत आलम की रिहाई है ये जो थी 2 साल पहले और उनको रिहा नहीं किया जा रहा था। हालांकि कई बार उनको कोर्ट ने रिहा किया और जो ही वो बाहर आते और उनको फिर रीअरेस्ट करके बंद किया जा रहा था। लेकिन अब जो उनको छोड़ा गया है उसके बाद जो बवाल मचा हुआ है पूरा, लेकिन उससे यहाँ पे अगर सेपरेटिस्ट क्वार्टर्स की बात करें तो वो हैरान है। उनका ये कहना है कि अगर जो मरकज में बीजेपी की सरकार है उन्होंने ये कहा था कि वो अटल बिहारी वाजपेयी की जो जहां पे उन्होंने यहाँ कश्मीर मुद्दे को छोड़ा था और जो कश्मीर को लेकर जो उनकी पॉलिसी थी उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा देखने में बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और एक छोटी सी जो ड्यू थी उनकी रिहाई और जो उनका हक है, हर एक जो शख्स है उसकी हक में ये रहता है कि वो ऐसा माना जा रहा है कि मसरत आलम, जाहिर सी बात है कि अदालत ने रिहा किया है उन्हें, इसमें कोई शक नहीं है। जो 27 मुकदमे थे उसमें जमानत मिली है एक तरह से, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अलहदगी पसंद जो तहरीक है वो फिर से वहां पर जम्मू कश्मीर में मुतहरिक हो जाएगी, इसका खतरा है और इसकी वजह से बीजेपी जो है बहुत ज्यादा तशवीश में है। देखिए शबाब साहब, जो यहाँ पे जो 2008, 2009 या 2010 की हम बात करें तो तीनों जो पीरियड्स रहे उसमें कहीं ना कहीं से जो सरकार की ओर से या जो फोर्सेस की ओर से ज्यादतियां हुई है उसके बाद ऐसा माहौल सामने आया। और जैसे आज मसरत आलम ने खुद भी कहा कि उन्होंने सिर्फ कैलेंडर दिए थे, एक प्रोटेस्ट कैलेंडर उन्होंने दिया था। उन्होंने लोगों से तशद्दुद के लिए नहीं उकसाया था, बल्कि वो पीसफुली जो उनका कैलेंडर था। लेकिन पत्थरबाजी के वाकये में काफी लोग मरे थे और उसी का एक्यूज उनको माना गया है और इसकी भी तरदीद कर रहे हैं मसरत आलम। जी बिल्कुल, उनका ये कहना है कि देखिए कि गोली यहाँ से नहीं चली बल्कि गोलियां फोर्सेस ने बरसाई। और जो हाल ही में तब के एसएसपी श्रीनगर आशिक हुसैन बुखारी ने भी ये कहा कि कैसे उनको जब मसरत आलम को पकड़ा गया था तो तब के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनको ये कहा था कि आपने उसको क्यों पकड़ा, उसको मार देना चाहिए था, जिसके लिए उनको पैसा भी दिया गया था। और हालांकि जो उनकी जो गिरफ्तारी हुई उसके लिए भी स्टेट की ओर से और पुलिस की ओर से आशिक हुसैन को बड़ी रकम दी गई थी इनाम के तौर पे। और वहीं उन्होंने खुद कहा कि उमर अब्दुल्ला ने तब के जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने उनको कहा था कि मसरत आलम को आपने अरेस्ट क्यों किया, इसको मार क्यों नहीं दिया। और तो एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है सनम तसद्दुक साहब कि जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी जम्मू कश्मीर में और उनकी हिमायत भी कर रहे थे उमर अब्दुल्ला, तो उसी वक्त इनको रिहा क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अगर उसी वक्त रिहाई हो जाती तो इस तरह का की कंट्रोवर्सी इस वक्त मुफ्ती सरकार के सामने नहीं पेश आती। जी बिल्कुल, देखिए कि उस टाइम ये रिहा कर सकते थे, लेकिन जैसे आपने देखा कि उमर अब्दुल्ला के दौर में जो 2009, 2010 और ऐसे कई मामला सामने आए और वक्तन जो उमर अब्दुल्ला है वो हालातों के सामने घुटने टेकते नजर आए। और आपने जो देखा वो पीरियड जो रहा था कि हुकूमत के हिसाब से काफी यहाँ पे संजीदा रहा और यहाँ पे बार बार पे कर्फ्यूज लगे। और चाहे वो अफजल गुरु वाला मामला हो या उससे पहले 2009 और 2010 की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही माहौल रहा। और हालांकि हर बार उन्होंने कहा कि उन्होंने काफी सीखा जो
यहाँ पे हालात। लेकिन जैसे मुशाहिदा हुआ तो सामने कुछ ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें जो मुफ्ती मोहम्मद सईद है, जो पॉलिटिशियन है, उन्होंने जो मसरत आलम की रिहाई की बात की थी, क्योंकि जो चुनावी मंशूर था उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो जितने भी पॉलिटिकल कैदी है, जो जितना भी प्रिजनर्स है, उनको रिहा किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर 1,00,000 का सवाल ये है कि ये जो मौजूदा अलायंस है, जिस अलायंस को शादी का नाम दिया जा रहा है जम्मू कश्मीर में, ये अलायंस की उम्र कितनी होगी? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि दोनों अलग अलग नजरियात वाली पार्टी हैं। और जिस तरह से मसरत आलम की रिहाई को लेकर के पूरी तरह से मामला सामने आ गया है, बीजेपी खुश है, मरकज की सरकार खुश नहीं है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा है कि हमसे कोई मशवरा नहीं किया गया। तो उसको देखते हुए ये अलायंस कहां तक आगे जाएगा, ये एक अहम सवाल है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी, और जाहिर सी बात है रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए भी। देखिए शहबाज साहब, जो ये सरकार अब बनी है, लेकिन अगर मुफ्ती मोहम्मद सईद जो लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं और जो दोनों मुल्कों के माबेन जो खटाई है उसको दूर करना चाहते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ाने की वो बात कर रहे हैं, और वहीं वो यहाँ पे जो लोग हैं जो सेपरेटिस्ट क्वार्टर्स है, जो बंद है, जेलों में बंद है, उनकी रिहाई ये चाहते हैं। और चाहते हैं कि एक माहौल बने, और माहौल ऐसा बने कि जो बातचीत का सिलसिला फिर से शुरू हो। लेकिन कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिस पर रजामंदी हुई दोनों पार्टियों की, उसी को लेकर के दोनों पार्टियां आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अवाम की तरक्की ज्यादा अहम है, न कि इस तरह के तनाजात में घिरा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और उधर जम्मू कश्मीर के सीएम मोहम्मद मुफ्ती सईद ने रियासती परचम पर दिया फरमान अपना वापस ले लिया है। हालांकि इससे पहले उन्होंने फरमान जारी करते हुए कहा था कि रियासत में हर जगह कौमी परचम के साथ साथ रियासत का परचम भी लहराया जाएगा। मुफ्ती हुकूमत का कहना था कि रियासत की किसी भी तकरीब, आईनी इमारतों या सरकारी गाड़ियों पर अगर जम्मू कश्मीर का परचम नहीं लहराया जाता है तो ये परचम की बेहुरमती है। मुफ्ती सरकार ने तमाम महकमों में इस मामले में सख्ती से अमल करने की हिदायत भी दी थी, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि इसे वापस ले लिया गया है। और वहीं पीडीपी लीडर फिरदौस स्टाक ने कहा है कि इसमें कोई नई बात नहीं है, दोनों झंडों को बराबर इजाजत देने का प्रोविजन आइन में है। इससे पहले उन्होंने कहा था It has not been a fresh order or something new. It has only reminded all the government agencies and the cabinet minister and this advisory board to follow the rules. And this is a routine affair. Every government, when it comes to power, issues such advisories. But in the past also there have been governments, but nobody ever came out with the GAD order. No, we have not to make controversy out of everything. For us, it is a routine affair. It is a government decision. Government has issued the advisory, and everybody has to follow it. But you don't think that somewhere you are trying to provoke your partner? No, you know that their stand is always one constitution, one flag. We can understand these complexities of the media, that it has to find fault in everything. But for us, I'm not spokesperson of the government, but I can only say it on behalf of the party. It should be understood to be a routine affair. और जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए बीजेपी ने भले ही आर्टिकल 370 को दरकिनार कर दिया हो, लेकिन आरएसएस का कहना है कि वह अभी भी आर्टिकल 370 पर अपने मौके पर कायम है। आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटना चाहिए, लेकिन इसके लिए अभी मुनासिब वक्त नहीं है। मसरत आलम का हवाला देते हुए दत्तात्रेय ने कहा है कि मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन पीडीपी बीजेपी हुकूमत को थोड़ा वक्त देना चाहिए। जम्मू कश्मीर खबरनामे में इसी के साथ वक्त हो गया एक वक्फे का, फौरन लौटते हैं। अगर 430 सभा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो जाहिर सी बात है वो दिन भर में 4 बार दिखेंगे। मुसलमान पिछड़ा हुआ है तो मुसलमान को रिजर्वेशन देकर उसको आगे लाइए। 4-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी। बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है। कोई महिला यदि वहाँ की यदि बाहर कर लेती है तो उसकी सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए। मुल्क मिल्लत के मसाइल का अंबार, कौन है इनका जिम्मेदार? सियासी लीडरों के ख्यालात और दानिश्वरों के इफ्कार। देखिए सैयद फैसल अली के साथ खुली बहस हर शनिचर की रात 8 बजे और एतवार की दोपहर 2 बजे, सिर्फ आलमी समय पर।
وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ممبئی حملے کے ماسٹر مائنڈ اور لشکر طیبہ کے چیف ذکی الرحمان لکھوی کو ایک مرتبہ پھر ضمانت مل گئی ہے، جسے دیکھتے ہوئے وزارت خارجہ نے پاکستانی سفیر کو بلا کر پوچھ تاچھ کی ہے۔ حالانکہ اس موقع پر سفیر باسط علی نے کچھ بتانے سے تو انکار کر دیا، لیکن یہ ضرور بولے کہ ابھی قانونی پروسیس جاری ہے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ لکھوی کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ ضمانت ملی ہے، اور ساتھ ہی کورٹ نے ضمانت دیتے ہوئے یہ بھی کہا ہے کہ لکھوی کو حراست میں رکھنے کا کوئی جواز نہیں بن رہا ہے اور یہ پوری طرح غیر قانونی ہے۔ No, he may have been granted bail, but as you know, the trial continues, and we're all working to complete the trial. Yeah, so let the judicial process take its course. حضرت ذکی الرحمان لکھوی کی رہائی کے معاملے پر وزیر مملکت برائے داخلی امور کرن رجیجو کا کہنا ہے کہ کورٹ میں پاک سرکار نے صحیح طریقے سے ثبوت پیش نہیں کیے ہیں۔ It is the responsibility of the Pakistani government to ensure that all the legal measures are taken and he doesn't get out of jail. All the overwhelming evidences which clearly shows Lakhvi's role in conspiracy in the bomb attack in Mumbai has not been presented properly in the Pakistani court by the Pakistani agencies. This is a case which is worrying us, that Pakistani agencies must produce all the incriminating evidences which is available in the court of law in Pakistan. And there should be no discrimination in terms of showing the character of terrorists. Terrorists cannot be bad or good terrorists. So we are concerned, and we would like to see that Pakistan government takes things seriously and Pakistani agencies present all the evidences available before the Pakistani court. کانگریس کا کہنا ہے کہ پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ لکھوی جیسے دہشت گرد کو چھوڑ کر وہ خود اپنے ملک کے لیے اچھا نہیں کر رہا ہے۔ Pakistan must realize that it cannot portray some terror outfits as acceptable and some as not. Terrorism has to be confronted in all its forms and defeated. That would be in the interest of Pakistan too. And they cannot expect a stable and good relationship with India if those behind the terror attack on Mumbai are not punished. اور بات ورلڈ کپ کرکٹ کی۔ ہیملٹن میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ کے گروپ اے میں نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے بیچ ایک دلچسپ مقابلہ دیکھنے کو ملا۔ ٹاس جیت کر نیوزی لینڈ نے پہلے گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا۔ بنگلہ دیش نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے 288 رنوں کا ایک کمپٹیٹو اسکور بنایا تھا۔ محمد اللہ نے لگاتار دوسرے میچ میں اپنی سنچری بنائی۔ نیوزی لینڈ کے لیے یہ ہدف آسان نہیں تھا، کیونکہ پچھلے میچ میں بنگلہ دیش کے 275 رنز پر انگلینڈ بھاری پڑ گئے تھے۔ نیوزی لینڈ کے 2 وکٹ 33 رن کے کل اسکور پر گر گئے تھے، جس میں میکلم کا وکٹ بھی شامل تھا، لیکن پھر مارٹن گپٹل اور آسٹریلر کے بیچ ہوئی 131 رنوں کی شراکت نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پھر سے میچ میں واپس لا دیا۔ گپٹل نے 105 رن بنائے، لیکن پھر نیوزی لینڈ نے اپنا چھٹا وکٹ 247 کے اسکور پر گنوا دیا، یعنی کہ آخری 32 گیندوں پر 42 رنز چاہیے تھے۔ پھر اینڈرسن کے 269 رنوں کے مجموعی اسکور پر آؤٹ ہونے کے بعد میچ کسی طرف بھی جا سکتا تھا، لیکن سعودی اور ویٹوری نے شاندار بلے بازی کرتے ہوئے 7 گیند باقی رہتے ہوئے ہی نیوزی لینڈ کو جیت دلا دی۔ اور عالمی کپ کرکٹ میں سنیچر کو ٹیم انڈیا گروپ اسٹیج میں